साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज के इस एपिसोड में हम लोग एलटी ग्रेड के आगे बढ़ते हुए जीआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी और पीजीटी पर चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर चर्चा करेंगे, यूजीसी नेट, बीपीएससी टीयर 4, डी++ टीजीटी, ये परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप किस प्रकार से उनके जवाब को चुनेंगे। इसी तरह के कुछ प्रतिदर्श प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं जिनके सही जवाब आप सब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित कृति में आत्मकथा नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो एक चीज उसमें ध्यान रखना होता है कि मुख्य तौर पर कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आती हैं, उनकी विधा हमें मालूम होनी चाहिए। उनकी विधा हमें मालूम होनी चाहिए कि किस विधा की रचना है। तो इसकी भी विधा आपको मालूम होनी चाहिए कि किस विधा की रचना है ना। जैसे अर्धकथा, निज वृत्तांत, या फिर आपसे पूछ लिया जाए मेरी आत्म कहानी, ये सब जो है वह किस विधा की रचनाएं हैं, इनकी विधा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके हमें बता दें कि आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहली आत्मकथा की बात करें कि हिंदी की पहली आत्मकथा कब लिखी गई, तो हिंदी की पहली आत्मकथा 1641 ईस्वी में लिखी जाती है, ब्रजभाषा पद्य में। किसमें लिखी जाती है? ब्रजभाषा पद्य में लिखी जाती है। और इसकी खास बात क्या थी? ब्रजभाषा पद्य में लिखी जाती है, देखिए 9 बजे वाली क्लास के लिए अभी मैंने लोगों से फीडबैक मांगा है कि किसके बैच में कौन सी चीजें पूर्ण नहीं हुई हैं, तो उसको एक बार हम देख लेंगे, फिर संभवतः कल या परसों से 9 बजे वाली क्लास चलने लगेगी। ठीक है, तो यहां बात किया गया है कि 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा पद्य, 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा पद्य जो रचना लिखी गई बनारसी दास जैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बनारसी दास जैन के द्वारा। तो पूछा जाता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है, तो वह ब्रजभाषा में लिखी गई। लेकिन हिंदी की जो पहली आत्मकथा, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा हिंदी की, यानी वह खड़ी बोली से संबंधित है, और आत्मकथा मुख्यतः विधा जो है वह गद्य की है। ठीक है, वह किसकी है? वह गद्य परक रचना है। तो गद्य परक रचना होने के कारण अगर हम पहली रचना की बात करें तो वह फिर हमारी रचना हो जाती है मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी जो है यह हिंदी की पहली रचना हो जाती है, मेरी आत्मकहानी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरी जीवन यात्रा, अभी मेरी जीवन यात्रा शब्द आ गया है, मेरी जीवन यात्रा, यात्रा से संबंधित ये शब्दावली आई है, तो कोई यात्रा वृत्तांत जिसका बहुत अच्छा हो वही होगा, यानी राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे मेरी जीवन यात्रा के। इसी तरीके से मेरा जीवन प्रवाह काफी बार पूछा गया है, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह। अब देखिए प्रवाह, प्रवाह में अगर कोई फंस जाए, यानी फ्लो में पानी बहुत तेज बह रहा है, तो उस प्रवाह में अगर कोई फंस जाए तो वो क्या करेगा? वो वियोग में हो जाएगा, यानी वियोगी हरि। क्या हो जाएगा इसका रचनाकार? वियोगी हरि। वियोगी हरि की रचना का नाम क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। प्रवाह में फंसेंगे तो फिर दुख होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर एक आया बहुत नचो गोपाल, तो यह भी क्या है? जीवनी परक है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी महत्वपूर्ण रचना है। तो कौन सी आत्मकथा नहीं है? सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है। चलिए
फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहां पर अब मैं नच्यो बहुत गोपाल, ये आत्मकथा नहीं है, जबकि मेरी आत्मकहानी, निज वृत्तांत और अर्धकथा ये सब क्या है, आत्मकथाएं हैं, जबकि मैं बहुत नच्यो गोपाल यह आत्मकथा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, बताइए। यहां पर ऑप्शंस हैं वसुधा, वागार्थ, माध्यम या फिर अक्षत पत्रिका। ठीक है, तो अब इस पत्रिका की बात करें, भारतीय भाषा परिषद से जो पत्रिका आती है तो वो कौन सी पत्रिका है जो वहां से छपती है? तो 1995 में भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से एक पत्रिका निकलना शुरू होती है जिसका नाम है वागार्थ। वागार्थ के प्रकाशित माने जो वागार्थ है इसके संपादक कौन थे? प्रभाकर क्षेत्रीय, इनका एक बड़ा नाम है प्रभाकर क्षेत्रीय। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है क्षेत्रीय कि इनमें से किसने इसका संपादन किया है, इनमें से किसने इसका संपादन किया है? तो 1995 में वागार्थ जो है इसका संपादन प्रभाकर क्षेत्री ने किया है। ठीक है, ओके, अगला सवाल लेते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? नई पत्रिका का प्रकाशन कहां हुआ? अब 1954 में जगदीश गुप्त ने एक पत्रिका का संपादन किया और यह पत्रिका किस प्रकार की थी? तो यह थी अर्ध मासिक पत्रिका, यानी महीने में यह पत्रिका 2 बार आती थी 15-15 दिन पे। तो यह अर्धमासिक पत्रिका थी और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? जगदीश गुप्त हैं। और यह पत्रिका कहां से निकलती थी? इलाहाबाद से। यहां 2 तरह के शब्द आते हैं, एक शब्द आता है नई कविता, नई कविता, और एक शब्द आता है नई कविता आंदोलन, नई कविता आंदोलन, आंदोलन। तो आप सबको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुका हूं कि नई कविता आंदोलन की शुरुआत किसने किया है और नई कविता की शुरुआत किसने किया। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, यानी नई कविता के पुरस्कर्ता कौन है और नई कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है, ये दोनों फैक्ट आपस में अलग हैं। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब मुझे दीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? देखिए यहां पर श्री राम सिंह आए हुए हैं, श्री राम सिंह शर्मा हैं, और यह जो शिकार संबंधी निबंध है, शिकार संबंधी जो निबंध है उनके लिए जाने जाते हैं। शिकार संबंधी जो निबंध है उसके लिए ये जाने जाते हैं, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो ठाकुर प्रसाद सिंह का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? अब देखिए जो रिपोर्टाज है इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और खास तौर पर पूछा जाता है कि इनमें से कौन रिपोर्टाज है और कौन सा रिपोर्टाज नहीं है या किस विधा का है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जो रिपोर्टाज शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। कई बार पूछा गया है, तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिपोर्टाज शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का है, फ्रांसीसी का या हिंदी भाषा का है। वस्तुतः एक शब्द आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो शब्द है ये तो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन साथियों यहां जो रिपोर्टाज शब्द आया है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये बहुत आसान सा सवाल है,
मुझे लगता है अपकमिंग वैकेंसीज जो भी हैं आपकी, उससे संबंधित सवाल एक बन सकता है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और यह इसका जो शुरुआत है, इसका जो आरंभ है कब होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से इसकी शुरुआत होती है। और रिपोर्ताज का मुख्य कार्य क्या होता है? रिपोर्ट करना, यानी पत्रकारिता की एक साहित्यिक भाषा है। और मुख्यतः इसका जो वर्ण विषय है, किस पर ये लिखे जाते हैं, तो युद्ध पर या फिर आपदाओं पर। आपदाओं पर, तो युद्धों से जो जनहानि होती है या आपदाओं से जो जनहानि होती है, उनको ही केंद्र में रख के इस प्रकार की विधा का लेखन शुरू हुआ। अब यहां साथियों जो बात की जाती है, हिंदी का पहला जो रिपोर्ताज जनक कौन माना जाता है, तो 1938 लक्ष्मीपुरा, 1938 लक्ष्मीपुरा से जो है हम रिपोर्ताज की शुरुआत करते हैं। और यह किस पत्रिका में आती है? तो यह रूपाभ पत्रिका में आती है। किस में आती है? रूपाभ पत्रिका से। यानी एक सवाल यहां से यह भी बन सकता है कि किस पत्रिका से रिपोर्ताज विधा की शुरुआत होती है? तो हिंदी में रिपोर्ताज विधा की शुरुआत रूपाभ पत्रिका से होती है, और पहला रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। किसके द्वारा? तो एक मार्क्सवादी लेखक थे जिनका नाम था शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान जो है वह इसके लेखक हैं। यानी पहला रिपोर्ताज या रिपोर्ताज के जनक जो हैं वह कौन है? वह शिवदान सिंह चौहान है। ठीक है। इसके अलावा युवराज की यात्रा को भी माना जाता है, लेकिन यही आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आया है कि अल्मोड़े का बाजार यह किसका रिपोर्ताज है, या अल्मोड़े का बाजार किसने लिखा है? चलिए एक बार फटाफट आप लोग बता दीजिए, अल्मोड़े का बाजार अगर पूछा जाए तो किसकी रचना है? देखिए उन्होंने तीन ही लिखा है प्रकाश चंद्र गुप्त ने, केवल तीन। एक तो लिखा अल्मोड़े का बाजार, एक लिखा बंगाल का अकाल, और तीसरा लिखा स्वराज्य भवन। यह तीन रिपोर्ताज इन्होंने लिखे हैं, और तीनों रिपोर्ताज इनके बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये तीनों जो रिपोर्ताज हैं इनके काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ताज और पूछा जाता है, कौन सा? ऋण जल और धन जल। तो ये बिहार में जो अनियमितता है किसकी? जल वितरण की। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है, तो सूखे की स्थिति को ऋण जल कहा जाता है, और अधिक पानी बरसने को दहन जल कहा जाता है। तो ये सूखा और बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया ऋण जल और धन जल। ये जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपदाओं की बात करते हैं, तो एक दैवीय आपदा है जो सूखा है या अतिवृष्टि है, यह इसको ध्यान में रखते हुए फणीश्वर नाथ रेणु ने यह लिखा था। उन्हीं का एक और बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ताज है, उसका नाम है एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट्स। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, और कई बार तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि एकलव्य के नोट्स किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि एकलव्य के नोट्स जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, और यह एक प्रकार की रिपोर्ताज है। यह एक प्रकार की रिपोर्ताज है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन सी है? इसमें पूछा गया है कि पत्र साहित्य के अंतर्गत कौन सी रचना नहीं आती है। चलिए, जैसे इसमें एक रचना आई है फाइल और प्रोफाइल। देखिए, जो बहुत उग्र लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल लड़कियों के नाम से बना लेते हैं। आजकल फेसबुक तो कम ही हो गया है, क्योंकि जब हम देखते थे कि
मतलब वो होता था, फेसबुक का जमाना होता था, तो फेसबुक में 50% लड़कियों की प्रोफाइल लड़के ही बना के बैठते थे। तो मजाक मजाक में लोग कहते थे कि भाई इसकी माता जी ने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे तब जाके ये लड़का पैदा हुआ, और वो भी मुन्ना है और मुन्नी बन के फेसबुक पर चैट कर रहा है। तो एक समय फेसबुक का जब था, बहुत सारे लड़के लड़की बन के चैट करते थे। तो उस समय उनको हम क्या कह सकते हैं कि बड़े उग्र हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी फाइल प्रोफाइल अगर बात किया जाए तो ये किसकी हो जाएगी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की हो जाएगी। इसके अलावा बच्चन पत्रों में ये जीवन प्रकाश जोशी की है, जीवन प्रकाश जोशी की है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब ये पंत के 200 पत्र बच्चन सिंह के नाम। हरिवंश राय बच्चन का पत्र साहित्य है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का पत्र साहित्य है। अब देखिए ये सवाल देखने में कितना आसान है लेकिन उतना ही ज्यादा कठिन है। अगर सभी रचनाओं के विषय में आपको नहीं जानकारी है तो आप यह सवाल गलत कर देंगे। मेरे संधि पत्र जो है यह साहित्य, पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मेरे संधि पत्र जो है वह क्या है? इसको हम नहीं रखते हैं, बाकी रचनाओं को हम इसके केंद्र में रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे संधि पत्र। ठीक है, चलिए जितने भी साथी देर से जुड़े हैं वो फटाफट कमेंट कर दें, मेरे संधि पत्र। अब ये 1975 में लिखा गया एक उपन्यास है, और उपन्यास की लेखिका कौन है? सूर्यबाला। अब आप सोचिए किसका जो नाम है वो कितना डायनेमिक है, कितना फसाऊ है, उलझन वाला नाम है। नाम लिखा गया है मेरे संधि पत्र, और पत्र लिखने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये पत्र साहित्य ही होगा, जबकि 1975 में लिखा गया उपन्यास है सूर्यबाला के द्वारा। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश, या फिर रविंद्र कालिया की? चलिए बताइए। देखिए यह भी अगर हम इस आत्मकथा की बात करें तो यह भी कई बार पूछी गई है। तो जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनकी विधा भी आपको मालूम होनी चाहिए कि यह किस विधा की रचना है। कई बार यहां से ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि आप चलिए भाई विधा बता दीजिए कि किस विधा की रचना है। चलिए, तो आत्मकथा के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। तो रविंद्र कालिया एकदम सही जवाब है, रविंद्र कालिया, गालिब छोटी शराब। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? और प्रतीक पत्रिका के विषय में भी आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। प्रतीक पत्रिका, अब ये 1947 में इलाहाबाद से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है। छायावादोत्तर काल की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। किस काल की? छायावादोत्तर काल की। एक सवाल आजकल जो पूछा जाता है, जो ट्रेंड में है, कि काल से जोड़कर, यानी किस काल की पत्रिका है, काल से जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल की पत्रिका है। तो छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। ठीक है, और यह पत्रिका कैसी थी? तो यह द्विमासिक पत्रिका थी। कैसी थी? द्विमासिक पत्रिका थी, यानी यह पत्रिका हर 2 महीने पे आती थी, यानी पूरे साल भर में 6 बार आती थी। ठीक है, इसने एक महत्वपूर्ण काम किया। क्या किया? प्रयोगवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया था इस पत्रिका ने। दूसरा काम क्या किया था? समालोचना की
सामग्री जो है, समालोचना की सामग्री जो है इसने प्रस्तुत किया था। तो दो बड़े काम इसने किए थे, एक तो इसने प्रयोगवादी आंदोलन शुरू किया था और एक समालोचना की सामग्री को इसने प्रस्तुत किया था। तो दो चीजें यहां पर हैं, इसको इंक्लूड रखना है। यह पत्रिका 1947 में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। छायावादोत्तर काल की महत्वपूर्ण पत्रिका है। पत्रिका का प्रकार कैसा था? द्विमासिक पत्रिका है। और किसके द्वारा संपादित होती थी? तो यहां पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक के संस्मरणात्मक कृत हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज कर देता है कि यह किसका है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा। सन 42 का मतलब क्या है? 42 में एक इतिहास से जुड़ा तथ्य आता है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ तथ्य है। तो इस तरीके से श्री राम शर्मा इसके उत्तर हो जाते हैं। अगला सवाल, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ध्यान रखिएगा, हम रस की बात करते हैं और ये आसान सवालों में है, ये आसान सवालों में है, लेकिन परीक्षा में हमसे आसान सवाल ही गलत होते हैं। अभी रिसेंट में हमने एलटी की परीक्षा दी है और आपको ये मालूम होगा कि हमने एलटी की परीक्षा में ऐसे सवाल गलत किए हैं जो सवाल गलत नहीं होने चाहिए थे, या जिसपे हमारा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, हम वैसे सवाल गलत करके चले आए हैं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस हमारी अच्छी नहीं थी। तो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? भरत मुनि ने कुल 8 रस बताए। 9वां रस शांत रस है। और जो शांत रस है वह कहां होता है? तो शांत रस होता है निर्वेद में। अब मान लीजिए कोई जीवन की असारता की बात करे, निस्सारता की बात करे, दर्शन की बात करे, तो संतों की वाणियों को भी हम शांत रस में रखते हैं। तो शांत रस ही जो है वह 9वां रस है। और निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो यह शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, भरत मुनि ने शांत रस को नाटक में स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो नाटक होते हैं वह अभिनय के लिए होते हैं और मुख्य रूप से ये मनोरंजन के लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई नाटक देखे तो उसको आनंद मिलना चाहिए, उसका मनोरंजन होना चाहिए। अब आप अपनी प्रेमिका के साथ फिल्म देखने जाइए और वहां पर कहा जाए कि स्त्री मोह माया है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, हाँ ये ठगनी है, ये तुमको ठग लेगी, तो क्या होगा? पत्नी प्रेमिका वहीं पे गिरा के तुमको कूट देगी कि तुम यही पिक्चर मुझे देखने दिखाने के लिए ले आए हो ना। तो हो सकता है कि पर्दा भी तोड़ दिया जाए। मजाक मजाक में तो ठीक है, लेकिन सीरियस अगर कोई कह देगा, कोई प्रवचन, बाबा इस तरह से कोई प्रवचन देने लगे तो क्या होगा? यानी जब हम नाटक देखने जाते हैं तो नाटक देखने का हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने दुख से दुख, सुख से सुख का तादात्म्य स्थापित करें, सिंप्लीफिकेशन करें, साधारणीकरण करें। अगर साधारणीकरण नहीं हो पा रहा है, हम अपने आप को राम की जगह नहीं रख पा रहे हैं, या हम अपने आप को रावण की जगह नहीं रख पा रहे हैं, तो नाटक की सार्थकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब हम शांत रस की बात करते हैं तो शांत रस को स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? चलिए देखिए, यहां पर हमने आपको बार बार बताया है, हाँ डेली समय क्लास होती है हमारी, क्लास 10:10 से पर डे होती है। अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? प्रयुक्त छंद का नाम बताना है साथियों। अब देखिए, दोहा, सोठा, बरवे और गीतिका। अब यहां देखिए, दोहा जो होता है तो इसमें 13-11 होती है, सोठा में 11-13 होता है।
बरवे जो है। अब देखिए इसमें मात्राओं को थोड़ा सा हम देख लें तो इसमें एक ऐसा छंद होता है जिसमें शुरुआत में वो बड़ा होता है और बाद में वो छोटा होता है। यानी आपने एक शब्द सुना होगा बरना, बर बुताना। अवधि में अगर कोई मतलब अत्याचारी हो जाता तो उसको कहते हैं ये बर बुताया है, बर बुताया। बरना मतलब जल जाना, बर्न मतलब जल जाना। अगर कोई चीज बड़ी है, बर्न हो जाएगी यानी वो जल जाएगी, तो जल के क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है देखने में ही आप उसको कह सकते हैं कि ये पहले शुरुआत में यहां तक बड़ा है, यहां तक बड़ा है और यहां छोटा है, यहां पर छोटा है, यानी पहले बड़ा बाद में छोटा। यानी यहां मात्राओं की संख्या 12 और यहां मात्राओं की संख्या 17। टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। तो अगर आप इसमें मात्राएं लगा के देखेंगे तो ये बर्न हो गया, यानी शुरू में बड़ा बाद में छोटा, यानी बरवय हो जाएगा। बरवय क्या है, अपना एक छंद है, अवधि का एक छंद है और रहीम के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। बरवय नायिका भेद जो है वह नायक नायिका से संबंधित है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। अच्छा, अवधि में भोजपुरी में भी ऐसा बोलते हैं कि बर बुताया है, बर रहा जल रहा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपने रस सूत्र में 8 रसों की चर्चा और स्थायी भावों की चर्चा की है। ठीक, स्थायी भावों की चर्चा रस सूत्र में नहीं की है, जबकि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में की गई है। काव्य शोभाया कर्तारी धर्म गुणा, काव्य गुण के संबंध में यह कथन किसका है, चलिए बताइए। देखिए इसमें थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जाएंगे, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, मैं आपको जब भी इस तरह के काव्य लक्षण पढ़ाता हूं तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि साथियों आप किस ट्रिक से काव्य लक्षण याद करें कि मामला बन जाए। तो यहां पर अगर हम कुछ ट्रिक बताएं आपको काव्य लक्षण को याद करने के लिए, तो वो ट्रिक आप दिमाग में रखिए, तो कम से कम प्री तो आपका निकल ही जाएगा अगर आप उस ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो। चलिए, जैसे हमने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, हमने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जब आप अपने मामा के यहां जाते हैं तो क्या पूछा जाता है, शब्दार्थ पूछा जाता है। अब आप अपने मामा के यहाँ गए होंगे तो बड़ा भौकाल बना जाता है, अरे ये बच्चा हमारा फलाने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है या प्राइमरी में पढ़ता है या सरकारी में पढ़ता है, यहाँ आओ बेटा बताओ, अच्छा जिंजर का मतलब क्या होता है। तो उससे शब्दार्थ पूछा जाता है। कहां शब्दार्थ पूछा जाता है, मामा के यहां पूछा जाता है। तो मामा से मिलता हुआ एक शब्द है भामह, क्या है, भामह, भामह और मामा। तो यहां पर हम जब भी कोई चीज पढ़ेंगे शब्दार्थ से जुड़ी हुई आएगी तो हम भामह को याद कर लेंगे। ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो, ननु शब्दार्थो काव्यम। अब यहां ननु शब्द लेंगे। देखिए रुद्र जो होते हैं, रुद्र, रुद्र के लिए जब आप ओम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ननु यानी नाक से उच्चारण होता है, ननु। तो ननु से जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाक से उच्चारण हो जाएगा। इसका मतलब ननु शब्दार्थो काव्यम, यह किसका हो गया, रुद्रट का हो गया। ठीक है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार, वक्र, अब ध्यान रखिएगा, कवि व्यापार शालिनी, यहां 2-3 शब्द आ रहे हैं। एक तो शब्द आ रहा है वक्र, एक आ रहा है व्यापार शब्द। अब ध्यान रखिएगा कि वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। अब जो व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसके ऊपर हम क्या रख दें, एक कुंतल कोई चीज रख दें। अब व्यापारी क्या करते हैं, कुंतल का कुंतल सामान खरीद लेते हैं और वह कुंतल भर सामान अगर अपने सर पे लाद लेगा तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे डगमग डगमग होने लगे, नहीं वक्र राह हो जाएगी, उसकी टेढ़ी राह हो जाएगी। व्यापार, व्यापार कौन करता है, तो व्यापार करने के लिए हमें कुंतल भर चीजें खरीदनी पड़ती हैं और व्यापार करते समय हम कुंतल भर चीजें खरीद ले तो हमारा रास्ता कैसा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हम याद कर लेंगे, क्या ट्रिक बना के, कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो कव्यम तद्विदाहलाधिकरणी, यानी ये किसका हो जाएगा, कुंतक का हो जाएगा। कुंतल यानी हमेशा हमें व्यापार और वक्र का जब शब्द प्रयोग में आए तो हमें क्या याद रखना है, कुंतक याद करना है कि कुंतक, कुंतक का मतलब कुंतल, कुंतल का मतलब व्यापार।
ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे। इसी तरीके से एक और याद करते हैं, तद दोषो शब्दार्थ सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि। क्या याद रखेंगे? तद दोषो, तद दोषो शब्दार्थो, तद दोषो शब्दार्थो, शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि, पुनः क्वापि। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, जब आपसे आपकी मां आपका क्या पूछती हैं? दोष पूछती हैं, और दोष पूछकर आपसे पुनः पुनः दोष पूछकर पुनः पुनः आपको पीटती हैं। यानी आपसे दोष पूछेंगी कि क्या तुम अब ये गिलास तोड़ोगे कभी? तो तुम कहोगे, पुनः पुनः पूछेंगी, नहीं नहीं तुम तोड़ोगे, फिर मारेंगी, कहेंगी नहीं तुम तोड़ोगे, और आपने गुस्से से कह दिया हां तोड़ूंगा, तो और पीटेंगी। यानी हां और ना दोनों पे पिटाई होगी। ये मां ही करती हैं। नहीं तुम ये गिलास तोड़ोगे? आपने कहा नहीं 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 तोड़ेंगे, नहीं तुम तोड़ोगे, फिर तड़ाक से थप्पड़। तो यही है। तो कैसे याद रखेंगे? तद दोषो, आपके दोष को वो पुनः 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 पूछ के आपको पीटती है। कौन पीटती है? मां पीटती है। तो बस यही ट्रिक से आप इसको याद कर लेंगे। मां का मतलब हो जाएगा मम्मट, मां का मतलब हो जाएगा मम्मट। तद दोषो शब्दार्थो पुनः, तद दोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति है पुनः क्वापि। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारः धर्मा गुणा। ध्यान रखिएगा कि जो धर्म है, धर्म को शोभा के रूप में कौन देखता है? तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है, अब कोई नहीं मार पाएगा। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा कि काव्य की शोभा, यानी शोभा को धर्म से कौन जोड़ कर रखता है? तो ब्राह्मण जोड़ के रखते हैं। यानी ब्राह्मण जो होते हैं वह और लोगों की तुलना में धार्मिक होते हैं, सब नहीं होते, कुछ होते हैं। तो मेरा ये केवल ट्रिक है आपको पढ़ाने का, बताने का। तो ब्राह्मण को हम क्या समझ के याद रखते हैं? वामन समझ कर याद रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? काव्य शोभा काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा, ये किसका हो जाएगा? आचार्य वामन का हो जाएगा, आचार्य वामन का हो जाएगा। अगला सवाल है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी पंक्तियां हैं? यह किसकी पंक्तियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह देव की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? देव की पंक्तियां हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भरत मुनि के रससूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि के रससूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? यहां एक शब्द आया है भुक्तिवाद। देखिए हमेशा हम चीजों को जोड़कर याद करते हैं ट्रिक से, मजेदार ट्रिक होते हैं। भुक्ति का मतलब भोग होता है, ठीक है। तो आदमी क्या कहते हैं कि तुमने भोग विलास किया है, तो तुम ही क्या करो, अब भोगो। भुक्ति, भुक्ति का मतलब भोगो, ठीक है। अगर किसी ने भोग विलास किया है तो उसको क्या कहेंगे कि तुम ही अब भोगो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब कोई फिल्म होती है तो उसमें भोग विलास करने का काम कौन करता है? तो भोग विलास करने का काम कौन करता है? नायक करता है। और जो नायक भोग विलास करने का काम करता है वो क्या होता है? वो भट्ट से गिर जाता है। जो नायक भोग विलास करने का काम करता है वो भट्ट से गिर जाता है।
चलिए अब बताइएगा, आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है। चलिए, हम बात कर रहे थे कि जब भी अभी अल्टीग्रेड में जो सवाल पूछे गए थे, 6 घंटे के मैराथन जो मैंने एक दिन पहले कराया था, उससे 100 सवाल पूछे गए थे हूबहू। उसमें ये सारे सवाल मैंने सॉल्व कराए थे जो पूछे गए आपके यहां। अब आप देख लीजिए कि ये जो काव्य लक्षण है, ये भी आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? ध्यान रखिएगा, हेमचंद्र, चांद जो होता है, चांद पर क्या है? चांद पर दाग है। और चांद पर दाग किस लिए है? दोष है, यानी उस पर क्या मिला था? उसको श्राप मिला था, यानी उस पर क्या है? दोष है। तो दोष का मतलब क्या है कि दोष किसमें है? चांद में भी दाग है, यानी चांद में भी दोष है। तो क्या हो जाएगा? अदोषो, दोषो, अदोषो, अदोषो, सगुणो, सालंकारो, च शब्दार्थो काव्यम। यह हमारा काव्य लक्षण हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो हमारे यहां काव्य लक्षण 3 आधारों पर निर्धारित किया गया। रस के आधार पर, वाक्य के आधार पर, शब्द और अर्थ के आधार पर। तो इस आधार पर, सॉरी, शब्द के आधार पर, शब्दार्थ के आधार पर और रस के आधार पर, 3 आधारों पर, वाक्य के आधार पर नहीं था, शब्द के आधार पर, शब्दार्थ के आधार पर, रस के आधार पर। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो परिभाषा है यह रस पर आधारित है और यह विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में यह परिभाषा दी है। अब बात करते हैं कि पंडित जगन्नाथ ने कौन सी परिभाषा दी। तो पंडित जगन्नाथ जो हैं वह बहुत ही रमणीय हैं। उनका जो मंदिर है बहुत रमणीय जगह पर है। तो रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह हो जाएगा। भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम, मामा के यहां जाते हैं तो शब्दार्थ आपसे पूछा जाता है। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। अगला सवाल है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम, इस रस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, उपमेय जो होता है बड़ा होता है। इसमें उपमेय को क्या किया जाता है साथियों? बड़ा बताया जाता है और उपमान को छोटा बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा भी जाता है आप लोगों से कि जब भी उपमेय को बड़ा बताया जाए और उपमान को छोटा बताया जाए तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। क्या है? उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। अब जो जमुना का जल है उससे अगर आप किसी की तुलना करें तो ठीक है, लेकिन शरीर से तुलना की जा रही है जमुना के जल की, यानी जो परंपरित उपमेय उपमान है उसमें उल्टा करके बड़ा और छोटा का भाव दिखाया गया है। इस प्रकार से इसमें प्रतीप अलंकार है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट बृषभानुजा के हलदर के भीर। इसमें पूछा गया है कि कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? क्या है? विटामिन है क्या सर जी? नहीं भाई, विटामिन नहीं है। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते भूख लग जाती है, तो ये क्लास आपकी चलती रहती है और 5 मिनट कॉफी बना लेते हैं। भूख लग जाती, क्या करें, बोलने पे ज्यादा ही भूख लगती है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर कौन सा लक्षणा है। लक्षणा, अभिधा, व्यंजना है। देखिए अभिधा क्या करती है? यह सीधा सीधा अर्थ यह हमारे तक पहुंचा देती है, हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। लक्षणा की बात करें तो लक्षणा 2 आधार पर निर्धारित होती है। किसके आधार पर? एक तो रूढ़ि के आधार पर और दूसरा प्रयोजन के आधार पर यह अर्थ निर्धारित करवाती है। व्यंजना, जब अभिधा और लक्षणा दोनों अर्थ प्रदान करने में समर्थ न हो तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो यहां पर हम न तो सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है, चिर जो जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घट बृषभानुजा वे हलदर के वीर,
और लक्षणा से भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, लक्षणा से रूढ़ भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है यानी इसका अर्थ हम तीसरा अर्थ मिल रहा है, और जहां पर भी तीसरा अर्थ मिले वहां पर व्यंजना होती, यानी कि वृषभानुजा कहा गया है। तो वृषभानुजा का मतलब बैल की बहन या बलराम की बहन, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर व्यंजना होगी। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है, बताएं। अब यहां पर क्या किया जाता है, उपमेय जो है का उपमान से गुण के आधार पर अधिकता या न्यूनता जब सूचित की जाए, क्या सूचित की जाए? अधिकता या न्यूनता जब सूचित की जाए, ध्यान रखिएगा, जब उपमेय का उपमान से उसके गुण के आधार पर उसको छोटा या बड़ा साबित कर दिया जाए, उसके गुण के आधार पर उसको छोटा या बड़ा साबित कर दिया जाए, तो वहां पर यह अलंकार होता है। तो सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब यह पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, एक बार आप सब इसका फटाफट जवाब दीजिए और देखता हूं कि कितने साथी जो हैं इसका सही जवाब देने में सक्षम हैं। चलिए फटाफट बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लगभग चीजें मैंने स्पष्ट कर दी हैं, फिर भी आप लोग एक बार जवाब दे दें। चलिए अब यहां जैसे हम बात करें सुवर्ण, सम सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब सोना, सुंदर, और दोनों सुखों का क्या होता है? खजाना होता है। सुंदर और सोना, सोना सुवर्ण सुखों का खजाना है और सुखदायक है, पर बहुत नहीं कम नहीं, सख सीता के अंग कोमल है, सोना कठोर होता है। सखी कोमल कनक कठोर। अब जो सीता के अंग हैं वो कैसे हैं? कोमल हैं, लेकिन कनक कैसा होता है? कठोर होता है। तो गुण हो गया, और गुण के आधार पर अधिकता और न्यूनता दिखाई जा रही है। जब भी इस तरह की बात आती है तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, रसौ वै सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? एक महत्वपूर्ण है, रसौ वै सह। बताइए, रसौ वै सह। यानी वह परमात्मा परम रस आनंद है, वह परमात्मा परम रस वह परमात्मा परम रस आनंद है। क्या है? ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर नाट्य शास्त्र से? राइट आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद से। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो आचार्य आनंदवर्धन है, और इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? स्फोटवाद। स्फोटवाद का जो सिद्धांत है वह ध्वन्यालोक में दिया गया। रचना का नाम क्या है? ध्वन्यालोक।
ध्वन्यालोक। एक सवाल यहां से और पूछा जाता है कि कौन से रचनाकार ध्वनि विरोधी हैं और कौन से ध्वनि समर्थक हैं। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो देखिए, कवि कल्पतरु, हमारे यहां क्या हो रहा है, कल्प के तरु जो हैं वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, ये चिंता का विषय है। तो आचार्य चिंतामणि। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। बताइए, चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास या फिर मतीराम? चलिए, तो यह भी जो पंक्ति है यह रीतिकाल के आचार्य चिंतामणि से ली गई है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है? जहां पर बहुत आसानी से, सहजता से अर्थ ग्रहण हो जाए, बिना किसी परिश्रम के अर्थ ग्रहण हो जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है। जहां पर युद्ध इत्यादि की बात हो, क्रोध इत्यादि की बात हो, वीरता, वीर रस हो, वहां पर ओज होता है। माधुर्य में प्रेम होता है। तो यहां पर सीधे सीधे प्रसाद गुण है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता किसकी है? तो आचार्य भट्टनायक ने रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति को प्रधान माना है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन जात अजौ वह वा जमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। अब देखिए, अगर किसी चीज को देखकर कोई चीज आपको याद आ जाए, किसी चीज को देखकर आपको कोई चीज याद आ जाए, जैसे चांद को देखकर चकोर याद आ जाए, या चांद को देखकर अपनी प्रेमिका का मुखड़ा याद आ जाए, तो जहां पर कोई चीज देखकर कोई चीज याद आ जाए, वहां पर उसको हम क्या कहेंगे? स्मरण कहेंगे। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वा जमुना के तीर। तो जहां पर किसी चीज को देखकर कोई और दूसरी चीज याद आ जाए, तो वहां पर क्या होता है? स्मरण अलंकार होता है। क्लियर है? यानी प्रत्यक्ष से पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण, जो प्रत्यक्ष है उससे पूर्वानुभूत कोई वस्तु है उसका स्मरण अगर हो आता है, तो वहां पर स्मरण अलंकार होता है। ननु शब्दार्थो काव्यम, अभी मैंने बताया था कि हम नाक से ओम करते हैं, और ओम किसके लिए करते हैं? रुद्र के लिए करते हैं। रुद्रट हो जाएगा। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? अंतस्थ वर्ण, हिंदी वर्णमाला में दो अर्ध स्वर हैं, या और व, जबकि संस्कृत में य व र ल, संस्कृत में 4 अर्ध स्वर हैं और हिंदी में 2 अर्ध स्वर हैं, और इन्हें अंतस्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि हिंदी में अर्धस्वर कितने हैं? 2, संस्कृत में अर्धस्वर कितने हैं? 4, तो यहां पर अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो य र लावा में व है। मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो मामा मेवा लेकर जयपुर गए, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी यह राजस्थानी हिंदी से संबंधित हैं, और यह ट वर्ग बहुला बोली है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो मागधी से हुआ, बिहारी का, और बिहार के जो नजदीक है उसको हमने अर्ध मागधी कह दिया, यानी अर्ध मागधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का, जिसमें 3 बोलियां हैं, ए बी सी, ए फार अवधी, बी फार बघेली, सी फार छत्तीसगढ़ी। बघेली हिंदी की उपभाषा किस वर्ग की है? तो बघेली भी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी
तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? चलिए, तो देखिए, सघोष यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न हो, सघोष हो गया। और जिस वर्ण में उच्चारण की दृष्टि से अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, तो झ जो है इसमें झंकार भी है और अधिक प्राणवायु की आवश्यकता भी पड़ती है। इस तरीके से झ सघोष और महाप्राण व्यंजन है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताएं। द्वारिका, अहल्या, आद्रा, प्रवज्या। अब देखिए यहां क्या होता है, द्वारका होता है, द्वारका, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका शब्द होता है, यही होता है ना। तो यहां पर आद्रा, प्रवज्या ये सब शुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले और पति जीवित है, पति जीवित है तो दूसरा विवाह कर ले, क्या हो जाएगी? वो अध्यूढ़ा हो जाएगी। परित्यक्ता यानी जिसको छोड़ दिया गया है, परित्यक्ता हो जाएगी। ठीक है, अब यह क्या है? विभिन्न प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनके प्रकार हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक शब्द आया है अनूढ़ा, अनूढ़ा स्त्री। तो अनूढ़ा स्त्री क्या होता है? किसी पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहिता स्त्री। अनूढ़ा का मतलब क्या होता है? किसी पुरुष से प्रेम करने वाली जो विवाहित स्त्री है उसको अनूढ़ा कहते हैं। इसी तरीके से एक शब्द आता है खंडिता स्त्री। खंडिता, खंडिता स्त्री किसे कहते हैं? खंडिता स्त्री किसे कहते हैं? ऐसी नायिका जो अपने प्रेमी के किसी अन्य स्त्री के पास रात बिताने के कारण क्रोधित और अपमानित महसूस करती है, और जब वह उसके पास लौटे पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संसर्ग करके तो संसर्ग के चिन्हों को, निशानों को देखकर वह उससे कलह करे, उसको लड़ जाए, उसका खोपड़ा तोड़ दे, कहे कि इतना बड़ा बाल तुम्हारे शर्ट पे कहां से आ गया, और पिटाई कर दे, ले तेरी की। यानी वो किस तरह की स्त्री है? खंडिता है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा अध्यूढ़ा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? तो साथियों यहां पर ये दोनों गलत है, कटु, तिक्त, पाश्चात्य और प्राच्य। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। वक्र का ऋजु, कटु का मधुर, पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है। यह बहुत बार पूछा गया है। पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है और मधुर का क्या होता है? तिक्त होता है। मधुर का तिक्त होता है। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो आलमारी। देखिए घर के जो ज्यादातर सामान हैं, घर के जो ज्यादातर सामान हम दैनिक जीवन में प्रयोग लाते हैं, जैसे आलमारी, गमला, कमीज, काजू और गोभी, आलपिन, ये जो सारे शब्द हैं जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं हम, वो सब हमारे पुर्तगाली शब्द हैं, पोर्चुगीज शब्द हैं। तो पुर्तगाली शब्द है आपका आलमारी, जबकि सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी शब्द है और किताब जो है वह अरबी फारसी शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? बताएं। तो सेठ, श्रेष्ठ। ठीक है, हरिद्रा हल्दी, अफीम अहिफेन, अदरक आद्रक, और सेठ का क्या होता है? श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी।
एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कर, वर्ण, अर्क ये सब क्या है? अनेकार्थी हैं, जबकि लज्जा, लज्जा जो है, लज्जा का केवल एक ही अर्थ होता है। इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मैं दर्शन करने आया हूं, राइट है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लग गई, वहां भीड़ लगी थी। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। इसके बदले क्या होगा? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। इसका शुद्ध क्या होगा? मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। तो यहां पर जो होगा वह बी हो जाएगा। 100। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है पुलोमा, इंद्राणी, पुलोमा, इंद्राणी, इंद्रा, इंद्रा, शताब्दी, पुलोमा, इंद्रा, शताब्दी, इंद्रा, ये जो सारे शब्द हैं यह किसके पर्यायवाची हैं? शची के पर्यायवाची हैं। पुलोमा, इंद्राणी, इंद्रा, शताब्दी ये शची के हैं। पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, कुमारी, सती, शैल, सुता, उमा के हैं। कमल, कुवलय, राजीव, ताम्रस, इंदीवर, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, सरुरूह, जलज, नीरज, कोकनद, नलिन, कंज के हैं, यानी कमल के हैं। और कामदेव, मदन, मनोभाव, मार, स्मर, मनसिज, मनसिज कई बार पूछा जाता है। मनसिज में अलंकार भी पूछा जाता है, मनसिज और सरसिज, ठीक है। ये तत्पुरुष का एक उदाहरण है। तो ये किसका है? पंचशर यानी कामदेव का। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा सची। राजीव शब्द का पर्याय क्या है? राजीव शब्द का पर्याय क्या है? ताम्रस, ठीक है। पारद शब्द का पारा, रसाल का आम और कुमुद का चांदी होता है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से तो भास्कर दंतशा होता है। गंग गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति। तो जो व्यक्ति सिद्धांतहीन है वो नाम पर चलता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीनता। कुसुमाकर में कौन सा समास है बताना है आपको। कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो कुसुमाकर में तत्पुरुष कर्मधार है, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो यहां पर बहुब्रीहि समास होगा, जहां पर तीसरा अर्थ निकले, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो, जहां पर सीधा सीधा अर्थ न निकले, तीसरा अर्थ निकले, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है कुसुमाकर। एक महत्वपूर्ण शब्द है अनवीक्षा। अनवीक्षा का संधि विच्छेद बताना है। अब ध्यान रखिए, यहां पर बड़ी की मात्रा आई है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? तो बड़ी की मात्रा को हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है कि शब्द के मध्य में कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है। तो य, व, र, ल, ये चार वर्ण हैं। य से शुरुआत होती है यण संधि की,
तो ई का क्या हो जाता है, ई का या ऊ का वा हो जाता है। यदि ई ऊ री ली के बाद, ई ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाएगा या, ऊ का व, री का र और री का ल हो जाता है। तो यहां ऊ का क्या होगा, व होगा, तो क्या होगा, अनुशब्द आएगा, ऊ का मात्रा है और ई है, तो अनुधन इच्छा बराबर अनवीक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है हाथों हाथ। देखिए जहां पर एक ही शब्द की द्विरुक्त हो जाए, यानी एक ही शब्द दो बार प्रयोग कर दिया जाए, जैसे मुहा मुह, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, तो वहां तो सीधे सीधे अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगर उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, यहां पर भी अव्ययी भाव हो जाएगा। कुर्सी कैसी है, आराम करने वाली है, विशेषण विशेष से कर्मधारय हो जाएगा, ध्यान रखना, सॉरी तत्पुरुष हो जाएगा, आराम की कुर्सी। भुज दंड, दंड की विशेषता क्या है कि वो भुज वाला है ना। अब इसमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा कर्मधारय का उदाहरण है, तो भुजदंड जो है वह कर्मधारय है, बाकी सब यह नहीं है। अगला सवाल है, किस शब्द में यण संधि है, किस शब्द में यण संधि है। यण संधि में एक ही चीज याद रखना है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि य व र ल के पहले कोई आधा अक्षर आपको दिख जाए। अगर शब्द के मध्य में य व र ल के पहले कोई आधा अक्षर यदि दिख जाए तो वहां पर यण संधि होगी। देखते हैं कहां पर है, तो यहां पर हमको सीधे सीधे य के पहले आधा अक्षर दिख जा रहा है, तो य अगर यहां पर है तो किसकी वजह से होगा, ई की वजह से होगा, क्योंकि ई का या, ऊ का वा, री का र, री का ला हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, देव्यागमन जो हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ध्यान रखिएगा, लगन लगती है, मीमांसा, आहट, माधुर्य शब्द जो है, माधुर्य शब्द जो है साथियों वह पुल्लिंग है, माधुर्य शब्द पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता के फुल लेंथ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जीआईसी प्रवक्ता का नया बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस रिवीजन कराया जाएगा और मैराथन क्लासेस भी कराई जाएंगी। व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर। इसके अलावा एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस या एनवीएस, ईएमआरएस का मेंस का बैच आपको मिल जाएगा, D+B टीजीटी का बैच आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बीपीएससी टीयर 4 का भी बैच मिल जाएगा। केवल व्हाट्सएप करना है, नंबर है 9628959237 पर। तो रातों रात में कौन सा समास है, तो अभी अभी मैंने बताया था कि एक ही शब्द की द्वित्व हो जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगर एक ही शब्द कोई पहाड़ है या कोई नदी है और उसके पहले संख्या आ जाए तब भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हमने कहा पंचगंगा, तो पंचगंगा में भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो हिमपात में तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी सब में विषधर, आश्चर्यचकित, विश्वविख्यात में है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है बताएं, तो प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव, दिनम दिनम प्रति। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ क्रिया किस प्रकार की है, ध्यान रखिएगा, तो जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता न पड़े। 85 सही है, हाँ एकदम से तैयारी करिए। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता न हो, जैसे उड़ना, तो जैसे हम कभी भी क्रिया की पहचान करें कर्मक सकर्मक, तो उसमें हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन और क्या। अगर दोनों का उत्तर एक ही मिलता है तो क्रिया कर्मक होगी, और दोनों का उत्तर अलग अलग मिल जाए तो सकर्मक होगी। जैसे कौन उड़ रही है, तो हमने लिखा चिड़िया उड़ रही है। क्या उड़ रही है, हमने कहा चिड़िया उड़ रही है। दोनों में जवाब सेम आया, इस वजह से यह किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विगु का बहुवचन रूप क्या है, तो यहां पर नामन शब्द है तो क्या हो जाएगा, नामने, नामभ्याम, नामभ्यम, ये राइट आंसर हो जाएगा डी।
हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें शब्द रूप धातु रूप जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? अहसतम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लंग लकार की बात की गई है, भूतकाल की बात की गई है। माघे संति त्रियो गुणों के अनुसार माघ कवि में समिष्ट तीनों गुण क्रमशः 3 कवियों में हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो वो आपके हैं कालिदास, भारवी, दंडी, तीनों के गुण समाविष्ट हैं। माघ के बारे में क्या कहा गया? उपमा कालिदासस्य, तो उपमा किसके अंदर है? कालिदास के अंदर है। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी के अंदर क्या है? अर्थ गौरव है। और दंडिनः पद लालित्यम, दंडी के अंदर पद लालित्य है। और माघे संति त्रयो गुणा, यानी ऑप्शन 1 सही है। इनमें से महाकवि भास की रचना कौन सी है? महाकवि भास की रचना कौन सी है? तो हमेशा भास होता है, आभास होता है, किस चीज का? स्वप्न में आभास होता है, तो स्वप्नवासा दत्तम भास की रचना है। नव साहसांक चरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आप सब जानते हैं, श्रीहर्ष हैं। गुरोह, गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? गुरोह, गुरु, तो यहां पर ये पंचमी विभक्ति का रूप है। किसका विभक्ति रूप है? तो गुरु, गुरु, गुरुवाह, गुरुम, गुरु, गुरुन, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुवी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरु, गुरु, गुरुभ्याम, गुरोह, गुरुवो, गुरुणाम, गुरो, गुरुवो, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवा, यानी 118 का ए। युष्मत शब्द का देखिए, अस्मद और युष्मत दोनों का रूप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा तव, इसका रूप हो जाएगा। ठीक है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युयो युष्माकम, त्व युयो युष्मासु, इस तरीके से। बुद्ध चरित के रचनाकार की इनमें से एक और कृति कौन सी है और वह कौन सी है? तो देखिए यहां पर सौंदरनंद, सौंदरनंद जो है यह एक कृति है, अश्वघोष की रचना है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। प्रतिज्ञा योगंधरायण किसकी रचना है? स्वप्न वासव दत्ता की। हनुमान नाटक जो है वह हृदय राम की रचना है। ठीक है, तो यहां पर सौंदरनंद, यह इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों कल मैंने 60 सवाल सॉल्व कराए थे, आज हमने 60 सवाल सॉल्व कराए हैं। ये जो नया मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है, ये आज उसका सेकेंड पार्ट था, दूसरा वीडियो था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, उससे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसकी भी परीक्षाएं जल्दी होगी अब, तो आप व्हाट्सएप करके हमारे प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। तो कल मिलते हैं फिर इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।